सिविल इंजीनियरिंग का एक ऑब्जेक्टिव बुक का चैप्टर है स्टील स्ट्रक्चर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक जो कि गुप्ता एंड गुप्ता के नाम से जाना जाता है। गुप्ता एंड गुप्ता के नाम से जाना जाता है, जिसी का चैप्टर से लिया हुआ है स्टील स्ट्रक्चर। इसको हम लोग आज सोल्व करेंगे। इससे पहले भी हम लोग 1 से लेकर के 12 तक का चैप्टर को हम लोग इसको सोल्व कर चुके हैं, एनालाइज कर चुके हैं। ठीक है, ये 13 नंबर चैप्टर है जिसमें हम लोग स्टील स्ट्रक्चर सोल्व कर रहे हैं और पूरा सीरीज बना रहे हैं सोल्व करते हुए, ताकि हम एग्ज़ाम में इसका रिवीजन कर सकें डायरेक्ट इसका, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हर एक एग्ज़ाम के लिए। हर एक एग्ज़ाम में जो एंट्रेंस या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसमें ये डायरेक्ट मैच करता है। इसीलिए हम लोग गुप्ता एंड गुप्ता जो बुक है उसको हम लोग पूरा सोल्यूशन कर रहे हैं और एनालाइज करते हुए हम लोग सीरीज बना रहे हैं। तो आज के सीरीज़ में हम लोग स्टील स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो 13 नंबर का चैप्टर है। इसको अलग शुरू करते हैं। इससे पहले आज के स्ट्रक्चर में हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं। तो आज हम लोग स्टील स्ट्रक्चर शुरू कर रहे हैं। इससे पहले भी हम लोग इसका पहला पार्ट देख चुके हैं, ये आगे का पार्ट इसमें शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग 1 से लेकर के 40 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। आज जो होगा 40 से आगे का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। 1 से लेकर के 40 तक का क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग देख चुके हैं। आज जो होगा 40 के आगे जो है 40 से आगे का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं मेरा 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो 40 नंबर से शुरू करते हैं। 40 नंबर कह रहा था बैटरिंग में कौन सा प्रीफर करते थे। बैटरिंग जो होता है ओनली फॉर एक्सेल लोड के लिए होता है, सही है। और स्पेस बिटवीन द टू मेन कंपोनेंट, अगर दो कंपोनेंट के बीच में स्पेस ज़्यादा नहीं है तभी उसको यूज कर सकते हैं, ये सही है। इसेंट्रिकली, अगर कॉलम में इसेंट्रिकली लोड है तो हम लोग लेसिंग यूज करते हैं, ना कि बैटनिंग यूज करते हैं। हम बैटनिंग के लिए पूछ रहा था तो मेरा 3 गलत हो गया। इस तरह से देख रहे हैं, 1 सही है एक्सेल के लिए, 2 सही है क्योंकि लार्ज स्पेस नहीं है, 3 गलत है। ये जो होगा इसेंट्रिक किस में होता है, वो लेसिंग में होता है। इस तरह से इसका आंसर सी हो गया था। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा था, इफेक्टिव लेंथ ऑफ बैटन का जो इफेक्टिव लेंथ होता है कितना इंक्रीज करता है, तो 10% इंक्रीज करता है। बैटन का जो इफेक्टिव लेंथ है वो 10% इंक्रीज करता है और 5% किस में यूज करता है, लेसिंग में यूज होता है। मतलब लेसिंग में इंक्रीज होता है 5% और बैटरिंग में यूज होता है 10%। नेक्स्ट है द ओवरऑल ऑफ द ओवरलैप पूछ रहा है। ओवरलैप ऑफ बैटन प्लेट विद द मेन मेंबर इन बेल्डेड कनेक्शन। बेल्डेड कनेक्शन में बैटन का ओवरलैपिंग कितना होता है, तो बेल्डेड कनेक्शन में जो बैटन का ओवरलैपिंग होता है 4 टाइम्स होता है साइज का। 4 टाइम्स होता है साइज का, 4 टाइम्स होता है साइज थिकनेस ऑफ प्लेट। जो बैटन प्लेट है, जो ओवरलैपिंग जो होता है बैटन में, वो कितना होता है, जो 4 टाइम्स होता है थिकनेस ऑफ प्लेट का, दैट इज बी। नेक्स्ट सिलेंडर रेशियो ऑफ लेसिंग कॉलम। लेसिंग बार का जो सिलेंडर रेशियो होता है कितना होता है, 145 होता है, दैट इज सी। इकोनॉमिक डेप्थ ऑफ प्लेट गर्डर। इकोनॉमिक डेप्थ होता है किस पे मेजर किया जाता है, तो मिनिमम बेड पे मेजर किया जाता है। इकोनॉमिक डेप्थ जो होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है इकोनॉमिक डेप्थ का, 1.1 m डिवाइड बाई सिग्मा BT T होता है। इस तरह से देख सकते हैं कि जो डिपेंड कर रहा है वो बेड, ये m मास है, ठीक है, m मास है, तो मिनिमम बेड पे डिपेंड करता है। तो प्लेट गर्डर का जो इकोनॉमिकल डेप्थ है, जी का जो फॉर्मूला 1 पॉइंट समथिंग जो होता है वो मिनिमम बेड पे डिपेंड करता है, ना कि मैक्सिमम पे। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डेप्थ। अभी हम लोग फार्मूला देखे थे इकोनॉमिक डेप्थ का, कितना आया था, डी का 1.1 समथिंग था, दैट इज m डिवाइड बाई सिग्मा ST करके। तो यहाँ पर देख रहा है m 1.1 किस में दिया हुआ, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कर रहा है, शियर बकलिंग ऑफ वेब प्लेट इज गर्डर इज प्रिवेंटेड टू। शियर बकलिंग जो होता है वेब में प्लेट गर्डर का क्या प्रिवेंट करता है, तो शियर बकलिंग को प्लेट को प्रिवेंट करने के लिए क्या यूज करेंगे वो पूछ रहा है। तो शियर बकलिंग ऑफ वेब इन प्लेट गर्डर इज प्रिवेंटेड बाई। शियर बकलिंग जो प्लेट गर्डर में होता है, शियर बकलिंग जो प्लेट के वेब में होता है उसको कैसे यूज करेंगे, तो वर्टिकल स्टीपनर जो होता है, या फिर वर्टिकल स्टीपनर बोले, या फिर वर्टिकल इंटरमीडिएट स्टीपनर, जो इंटरमीडिएट स्टीपनर होता है उससे इसको रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो शियर बकलिंग ऑफ वेब प्रिवेंटेड बाय वर्टिकल स्टीपनर, दैट इज ए। हॉरिजॉन्टल स्टीपनर को प्रिवेंट करते हैं किसमें, हॉरिजॉन्टल का यूज किया जाता है किसमें, तो ये बियरिंग जो होता है, बियरिंग वेब क्रिपलिंग होता है, या फिर हॉरिजॉन्टल स्टीपनर जो यूज होता है वो कंप्रेशन का जो यूज हो रहा है उसमें होता है। अगर इसमें हॉरिजॉन्टल स्टीफनेस देखा जाए तो यहाँ पर देख लिए हम लोग शियर बकलिंग निकालना है,
तो हम लोग वर्टिकल स्टिफनर यूज करते हैं। और अगर हम लोग कॉम्प्रेसिव अगर यूज निकालना रहे, कॉम्प्रेसिव मतलब बकलिंग, तो हम लोग हॉरिजॉन्टल स्टिफनर यूज करते हैं। कॉम्प्रेसिव बकलिंग बोले या फिर बेयरिंग बोले, बेयरिंग बकलिंग जो होगा उसके लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोवाइड करते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल स्टिफनर इन प्लेट गर्डर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉरिजॉन्टल स्टिफनर, हॉरिजॉन्टल किस में यूज होता है? तो कंप्रेशन ऑफ बकलिंग ऑफ वेब, जो कंप्रेशन होगा बकलिंग में उसके लिए यूज होता है हॉरिजॉन्टल स्टिफनर। और शियर कब होता है? ये शियर बकलिंग ऑफ वेब कब होता है? नहीं, जब शियर बकलिंग ऑफ वेब प्लेट हो रहा है तो इसमें हम लोग वर्टिकल स्टिफनर यूज करते हैं। शियर बकलिंग ऑफ वेब के लिए हम लोग वर्टिकल शियर यूज करते हैं, वर्टिकल स्टिफनर यूज करते हैं। और हॉरिजॉन्टल स्टिफनर यूज करते हैं कहाँ? कंप्रेशन बकलिंग में, दोनों वेब के केस में। नेक्स्ट है मिनिमम थिकनेस। मिनिमम थिकनेस पूछ रहा किसने? प्लेट गर्डर व्हेन द प्लेट इज एक्सेसिबल एंड ऑल्सो एक्सपोज टू वेदर। प्लेट एक्सेसिबल है और एक्सपोज टू वेदर में एक्सपोज है तो उसमें मिनिमम थिकनेस कितना होता है? तो मिनिमम थिकनेस जो होगा इसमें 6 mm होता है। और अगर नॉट एक्सपोज रहता वेदर में, नॉट एक्सपोज रहेगा तो 8 mm होता है। तो यहाँ पे एक्सेसिबल है और ऑल्सो एक्सपोज है वेदर में, तो मेरा 6 mm होगा मिनिमम डेप्थ। नेक्स्ट है द वेब क्रिपलिंग ड्यू टू एक्सेसिव बियरिंग स्ट्रेस कैन बी अवॉइडेड। जो वेब क्रिपलिंग होता है तो एक्सेसिव बियरिंग की वजह से वो कैसे अवॉइड कर सकते हैं? तो वेब क्रिपलिंग कैसे अवॉइड कर सकते हैं? तो इंक्रीजिंग द वेब थिकनेस, अगर वेब थिकनेस को इंक्रीज कर दे तो मेरा इसको रोक सकते हैं। प्रोवाइडिंग सुटेबल स्टिफनर, अभी हम लोग देखे थे कि वेब क्रिपलिंग को रोकने के लिए हम लोग स्टिफनर प्रोवाइड करते हैं, तो इसके द्वारा भी रोक सकते हैं। इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द बेयरिंग प्लेट, अगर बेयरिंग प्लेट का लेंथ बढ़ा दिया जाए तो हॉरिजॉन्टल वेब बकलिंग होगा और उसको रोक सकते हैं। दैट इज ये भी सही है। इस तरह से 1 2 3 तीनों मेरा सही है। नेक्स्ट क्या कर रहा है? फॉर कंप्रेशन फ्लेंज द आउट स्टैंड ऑफ फ्लेंज प्लेट शुड नॉट एक्सीड फॉर एज पर IS 800 फॉर कंप्रेशन फ्लेंज द आउट स्टैंड ऑफ फ्लेंज प्लेट, तो आउट स्टैंड होगा फ्लेंज प्लेट का, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आउट स्टैंड जो होता है फ्लेंज प्लेट का इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 16T से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आउट स्टैंड किस में? कंप्रेशन फ्लेंज में। सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि कंप्रेशन फ्लेंज दिया हुआ है एज पर IS 800 फॉर कंप्रेशन फ्लेंज में 16T और 20T होता है किसमें? टेंशन फ्लेंज में। अगर टेंशन फ्लेंज है तो उसमें मेरा 20T हो जाएगा, कंप्रेशन के लिए दिया होता तो 16T हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनेस इन ए प्लेट गर्डर नीड टू बी प्रोवाइडेड इफ डेप्थ ऑफ वेब, इसमें एक रिलेशन होता है कि अगर डी डेप्थ हो गया, टी थिकनेस हो गया, लेस है 85 से, तो कोई भी स्टिफनेस प्रोवाइड नहीं करते, नो स्टिफनेस प्रोवाइडेड। ठीक है, अगर डी बाई टी जो है बड़ा हो जाए 85 से और 200 से छोटा है, तब क्या प्रोवाइड करते हैं? इसमें वर्टिकल स्टिफनेस प्रोवाइड करते हैं, वर्टिकल इंटरमीडिएट स्टिफनेस। और अगर डी बाई टी जो है 200 से बड़ा हो जाए और 250 से कम है, तो इसमें 2 स्टिफनेस, एक हॉरिजॉन्टल प्लस एक वर्टिकल, 2 प्रोवाइड करते हैं। इस तरह से इसका केस बनता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सिर्फ वर्टिकल स्टिफनर, इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर प्रोवाइड कर रहा है, तो जो रेशियो होगा वो क्या होना चाहिए? मेरा जो डी बाई टी का जो रेशियो है वो लेस देन 200 और ग्रेटर देन 85 होना चाहिए। तो ये पूछ रहा है कि डेप्थ ऑफ वेब एक्सीड्स, जो वेब है कितना से एक्सीड होना चाहिए? तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 85T जो ग्रेटर देन 85 हो जाएगा। सॉरी, अगर यहाँ पर से देखा जाए 85 से बड़ा है डी बाई टी एंड लेस है 200 से। यहाँ पर से अगर डी का वैल्यू निकाला जाए तो डी जो होगा ग्रेटर होगा 85T से, दैट इज बी। नेक्स्ट, वियरिंग स्टिफनर इन ए प्लेट गर्डर इज यूज टू, वियरिंग स्टिफनर किस लिए यूज किया जाता है? ट्रांसफर द लोड फ्रॉम द टॉप फ्लेंज टू बॉटम फ्लेंज, प्रिवेंट द बकलिंग ऑफ वेब, डिक्रीजिंग द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ वेब, प्रिवेंट द एक्सेसिव डिफ्लेक्शन। तो बियरिंग स्टिफनर जो होता है, बियरिंग स्टिफनर हम लोग अभी देखे थे कि बियरिंग स्टिफनर जो होता है प्लेट गर्डर में किस लिए प्रोवाइड किया जाता है? लोड ट्रांसफर के लिए नहीं, इसको बकलिंग को रोकने के लिए, जैसे प्रिवेंट द बकलिंग ऑफ वेब बकलिंग को रोकने के लिए यूज किया जाता है बियरिंग स्टिफनर, दैट इज बी।
नेक्स्ट है द फोर्स एक्टिंग ऑन द वेब स्प्लिसिस, तो फोर्स एक्ट कर रहा है वेब स्प्लिस पे, कौन सा होगा, तो उस पर शियर होता है और एक बेंडिंग मोमेंट होता है, दैट इज शियर और बेंडिंग। तो कह सकते हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन द वेब स्प्लिसिस, वेब स्प्लिसिस पे, वेब स्प्लिसिस जहाँ पे एक्ट होता है, वेब स्प्लिसिस पे जो फोर्स एक्ट होगा वो कौन सा होगा, शियर होगा और बेंडिंग होगा। तो वेब स्प्लिसिस पे शियर और बेंडिंग होगा, दैट इज सी। द गैंट्री गटर आर डिजाइन टू रेसिस्ट, द गैंट्री गटर जो होता है किसके लिए डिजाइन किया जाता है, तो लॉन्गिट्यूडनल, लैटरल और वर्टिकल तीनों लोड के लिए ये डिजाइन किया जाता है। लैटरल, लॉन्गिट्यूडनल और वर्टिकल तीनों लोड के लिए गैंट्री गटर का डिजाइन किया जाता है, तो सी हो गया। नेक्स्ट है द मिनिमम स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टिफनर, वर्टिकल स्टिफनेस का जो मिनिमम स्पेसिंग होना है, तो अगर वर्टिकल स्टिफनेस का स्पेसिंग देखा जाए तो स्पेसिंग जो होता है नॉट लेस देन होना चाहिए 1.5 टाइम्स डी से, और ग्रेटर होना चाहिए किससे, इसका जो रेंज होता है स्पेसिंग का, स्पेसिंग का जो रेंज होता है, स्पेसिंग का जो रेंज होता है वो कितना होता है 1/3 से लेकर के 3/2 तक, या फिर कह सकते हैं 0.33 से लेकर के 1.5 टाइम्स ऑफ डी, d/3 to 3/2d। तो मिनिमम कितना होना चाहिए, तो मिनिमम हो जाएगा मेरा d/3, मैक्सिमम अगर पूछता मैक्सिमम मेरा 1.5 या 3/2 हो जाता। नेक्स्ट है द बेयरिंग स्टिफनेस आर प्रोवाइडेड एट, जो बेयरिंग स्टिफनेस है, बेयरिंग स्टिफनर है कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, तो बेयरिंग स्टिफनर प्रोवाइड द सपोर्ट द मिड स्पैन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेट लोड। तो बेयरिंग स्टिफनेस अभी हम लोग देखे थे कि बेयरिंग स्टिफनर है किस लिए यूज किया जाता है, वेब क्रिपलिंग को रोकने के लिए, तो प्रिवेंट द वेब क्रिपलिंग, वेब क्रिपलिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग बेयरिंग स्टिफनर यूज करते हैं। तो बेयरिंग क्रिपलिंग कहाँ, बेयरिंग स्टिफनर कहाँ पे यूज किया जाता है, तो एट द सपोर्ट, मिड पॉइंट पे नहीं, मिड पॉइंट पे नहीं यूज होता है, तो मिड पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल स्टिफनर, वर्टिकल स्टिफनर यूज किया जाता है, वर्टिकल इंटरमीडिएट स्टिफनर प्रोवाइड किया जाता है। तो बेयरिंग स्टिफनर वहाँ प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे क्रिपलिंग हो, वेब क्रिपलिंग, तो एट द सपोर्ट, और जहाँ पे लोड एक्ट कर रहा है, जिस पॉइंट पे लोड एक्ट कर रहा है वहाँ पे यूज करते हैं। तो 1 और 3 मेरा सही हो गया। तो बेयरिंग स्टिफनर कहाँ प्रोवाइड करेंगे, एट द सपोर्ट और एट द कंसर्न पॉइंट जहाँ पे लोड लग रहा है, तो 1 और 3, 1 और 3 मेरा सी में है। नेक्स्ट है रिविट्स कनेक्टिंग फ्लेंज एंगल टू कवर प्लेट, जो रिविड है कनेक्ट करा कहाँ से, फ्लेंज एंगल टू कवर प्लेट, जो कवर प्लेट और जो फ्लेंज होता है आई सेक्शन का या फिर प्लेट का, उससे कनेक्टेड है रिविट। तो पूछ रहा है कि रिविट कनेक्टिंग फ्लेंज एंगल टू कवर प्लेट इन ए प्लेट गर्डर आर सब्जेक्टेड टू, इसमें जो कौन सा लोड लगेगा वो पूछ रहा है। तो इसमें कौन सा सब्जेक्ट होगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल शियर लगता है, इसमें कौन सा लगेगा, तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल शियर लगता है फ्लेंज में। इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है द मैक्सिमम स्पेसिंग, अभी मैक्सिमम पूछ रहा है स्पेसिंग किसका, वर्टिकल स्टिफनर का। तभी हम लोग देखे थे जो स्पेसिंग होता है कहाँ से वेरी करता है, 1/3 से लेकर के 3/2 टाइम्स ऑफ डी तक, डी 1/3 से लेकर के 3/2 टाइम्स ऑफ डी। तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा इसका, मैक्सिमम मेरा 1.5 हो जाएगा। द रेंज ऑफ इकोनॉमिकल स्पेसिंग, इकोनॉमिकल स्पेसिंग ऑफ ट्रस, इकोनॉमिकल स्पेसिंग ऑफ जो ट्रस का जो रेंज होता है वो कितना होता है, L/3 से लेकर के L/5 तक, L/3 to L/5, दैट इज ए। मैक्सिमम परमिसिबल स्पैन ऑफ एस्बेस्टर, एस्बेस्टर का जो मैक्सिमम परमिसिबल स्पैन होता है, एस्बेस्टर मान लिया जाए, तो जो स्पैन होता है इसका मैक्सिमम कितना होता है 1680 mm, मीन्स कह सकते हैं 1.6 मीटर का, 1.6 मीटर का एक एस्बेस्टर होता है, तो उसका स्पैन लेंथ होता है 1.6 मीटर का होता है, दैट इज डी। एस्बेस्टर का जो सीमेंट एस्बेस्टर है उसका जो लेंथ होता है मैक्सिमम कितना होता है 1.6 मीटर अप्रॉक्स। नेक्स्ट है नॉर्मली द एंगल ऑफ रूफ ट्रस, एंगल ऑफ रूफ ट्रस पूछ रहा है विथ एस्बेस्टर, अगर एस्बेस्टर सीट है तो शुड नॉट बी लेस देन, तो एंगल ऑफ रूफ ट्रस विथ एस्बेस्टर, अगर एस्बेस्टर यूज कर रहे हैं तो जो उसका स्लोप होना चाहिए या एंगल होना चाहिए वो कितना से कम नहीं होना चाहिए, तो 30 डिग्री से शुड नॉट बी लेस देन 30 डिग्री, इसलिए मिनिमम 30 डिग्री होना ही चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, दैट इज बी। नेक्स्ट है द मिनिमम द टोटल कॉस्ट ऑफ रूफ ट्रस, टोटल कॉस्ट ऑफ रूफ ट्रस का मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है कितना होता था, मिनिमम द टोटल कॉस्ट ऑफ रूफ ट्रस द रेशियो ऑफ, पूछ रहा क्या था, मिनिमम द टोटल कॉस्ट ऑफ रूफ ट्रस द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ ट्रस टू द कॉस्ट ऑफ पर्लिन, कॉस्ट ऑफ ट्रस टू कॉस्ट ऑफ पर्लिन, इसका इक्वेशन होता है टी, जो ट्रस का
कोस्ट हो गया वो इज इक्वल टू 2 टाइम द पर्लिन कोस्ट प्लस आर जो हो गया कॉस्ट ऑफ रूफ कवरिंग हो गया। तो ये पूछ रहा मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट ऑफ रूफ ट्रस का टोटल कॉस्ट है उसको मिनिमाइज कर रहे हैं, टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहे हैं। तो रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ ट्रस कॉस्ट ऑफ पर्लिन, तो अगर मिनिमम इसको हम अगर 1 इसको अगर हम 0 मान लेते हैं, ये क्या होता है कॉस्ट ऑफ कवरिंग मटेरियल, तो इसको अगर हम 0 मान लेते हैं तो दोनों का रेशियो अगर देखा जाए T/P का कॉस्ट ऑफ ट्रस एंड कॉस्ट ऑफ पर्लिन कितना हो रहा है 2 हो रहा, दैट इज बी। नेक्स्ट है जनरली द पर्लिन आर प्लेस्ड, पर्लिन जो होता है वो किस लिए प्लेस्ड किया जाता है, वो पूछ रहा है जनरली द पर्लिन आर प्लेस्ड एट द पैनल पॉइंट सो टू अवॉइड, पर्लिन को किस लिए प्रोवाइड किया जाता है, तो बेंडिंग मोमेंट जो है राफ्टर में उसको अवॉइड करने के लिए। पर्लिन प्रोवाइड इन ए पैनल टू अवॉइड बेंडिंग मोमेंट, इसका जो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है कितना होता है WL/10 होता है। तो मैक्स तो प्रिवेंट द पर्लिन टू यूज इन ए पैनल to prevent या to avoid bending moment in rafter. For a building having a low permeability, क्या है low permeability, the internal wind pressure acting normally, जो wind pressure होता है वो normal act करता है, हम जानते हैं। to wall and roof surface is taken as the internal wind pressure acting normal to wall and roof surface is taken as, कितना लेते हैं उसको, जब लो परमेबिलिटी है, जब लो परमेबिलिटी है तो लेते हैं 0.2%, दैट इज लो के लिए, ये हो गया लो के लिए, और 0.5 होता है मीडियम के लिए, और 0.7 जो होता है वो हाई के लिए होता है। तो लो परमेबिलिटी के लिए 0.2, मीडियम परमेबिलिटी के लिए 0.5 एंड हाई परमेबिलिटी के लिए 0.7। इस तरह से इसका ए बी आंसर हो गया। नेक्स्ट है द रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ विंड प्रेशर P एंड वेलोसिटी V, विंड प्रेशर और वेलोसिटी में क्या रेशियो होता है, अगर विंड प्रेशर का देखा जाए तो K होता है टाइम्स V², K एक कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू कितना होता है 0.6 होता है इसका वैल्यू। तो P जो होता है विंड प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V² का, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V², दैट इज B। नेक्स्ट है द लाइव लोड फॉर स्लोपिंग, लाइव लोड पूछ रहा है स्लोपिंग रूफ विथ स्लोप कितना दिया 15 डिग्री वेयर एक्सेस इज नॉट प्रोवाइडेड टू रूफ इज टेकन एज, तो लाइव लोड कितना होता है एक्सेस नॉट प्रोवाइडेड करा, स्लोप का एंगल कितना दिया हुआ है, जिसका स्लोप कितना हुआ 15 डिग्री, ये 15 डिग्री है तो इसका जो एंगल वैल्यू होगा लोड का वो 0.65 K पर मीटर स्क्वायर होगा। अगर एंगल मेरा 30 डिग्री रहता तो उसका वैल्यू कितना होता 0.75 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। यहाँ से कह सकते हैं कि स्लोप अगर 15 डिग्री है तो 0.65 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर प्रति एरिया हो गया, और अगर 30 डिग्री रहेगा तो मेरा 30 डिग्री है तो मेरा 0.75। नेक्स्ट है फॉर इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट ऑन वॉल फॉर बिल्डिंग विथ लार्ज परमेबिलिटी, अभी हम लोग देखे थे लार्ज के लिए कितना हुआ था, लार्ज के लिए मेरा 0.7 था, 0.2 किसके लिए था लो के लिए, 0.5 किसके लिए था मीडियम के लिए था, और 0.7 किसके लिए था लार्ज के लिए या फिर हाई के लिए, तो कह सकते हैं इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है बेसिक विंड स्पीड, फिर से विंड स्पीड का आ गया, स्पेसिफाइड एट ए हाइट h एबव मीन ग्राउंड लेवल इन एन ओपन इंटरवल द वैल्यू ऑफ h, तो h जो होगा स्पेसिफिक हाइट कितना होता है 10 मीटर होता है स्पेसिफिक हाइट, दैट इज ए। नेक्स्ट है द रिस्क कोफिशिएंट K1 डिपेंड्स ऑन, तो रिस्क कोफिशिएंट जो है K किस पे डिपेंड कर रहा है, मेन प्रॉब्लम डिजाइन लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर बेसिक विंड स्पीड, जो रिस्क कोफिशिएंट K जो है वो किस पे डिपेंड करता है, तो मीन प्रोबेबल डिजाइन लाइफ पर डिपेंड करता है। कोफिशिएंट K अभी देखे थे K का वैल्यू जो प्रेशर का था P इक्वल टू K V² आया था, K जो है किस पे डिपेंड करता है, तो डिजाइन लाइफ पे डिपेंड करता है और विंड का स्पीड पे डिपेंड करता है, दैट इज बेसिक विंड स्पीड, दैट इज ए और बी दोनों हो जाएगा, दैट इज सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द एक्सटर्नल विंड प्रेशर एक्टिंग ऑन द रूफ डिपेंड ऑन, एक्सटर्नल पूछ रहा है, दो तरह का होता है विंड प्रेशर, एक एक्सटर्नल होता है एक इंटरनल होता है। तो एक्सटर्नल विंड प्रेशर पूछ रहा है, एक्सटर्नल विंड प्रेशर एक्टिंग ऑन द रूफ ट्रस इज डिपेंड ऑन, तो एक्सटर्नल जो होता है किस पे डिपेंड करता है, तो सिर्फ स्लोप पे डिपेंड करता है, और अगर इंटरनल रहता तो डिपेंड करता है परमेबिलिटी पे, डिग्री ऑफ परमेबिलिटी। यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो हो गया स्लोप ऑफ रूफ पे कौन डिपेंड करेगा विंड प्रेशर, तो एक्सटर्नल विंड प्रेशर, ठीक है। और अगर इंटरनल विंड प्रेशर है तो डिपेंड करेगा मेरा डिग्री ऑफ परमेबिलिटी पे, तो यहाँ पे एक्सटर्नल पूछ रहा है तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट है एरिया ओपनिंग फॉर बिल्डिंग, एरिया ओपनिंग फॉर बिल्डिंग लार्ज परमिटिविटी, लार्ज परमिटिविटी के लिए एरिया ओपनिंग पूछ रहा है कितना होता। तो हम लोग जानते हैं कि परमिटिविटी के लिए अगर लार्ज है तो इसको अगर लो के लिए, लो परमिटिविटी के लिए क्या होता है, लेस देन 5% होता है। मीडियम के लिए कितना होता है, 5 से 20 होता है। और अगर हम हाई करें या लार्ज करें, लार्ज परमिटिविटी या हाई परमिटिविटी के लिए तो 20 से मेरा ज़्यादा होता है। कह सकते हैं कि ग्रेटर देन 20% ऑफ वॉल एरिया। तो ग्रेटर देन 20% के लिए कितना हो जाएगा मेरा, लार्ज परमिटिविटी के लिए जो एरिया होगा वो ओपनिंग एरिया होगा 20% से ज़्यादा होना चाहिए वॉल एरिया। तो 5, 20 इसमें याद रखना। लार्ज के लिए 5 है, लो के लिए लेस देन 5 होना चाहिए, मीडियम के लिए 5 से 20 और लार्ज के लिए या फिर हाई के लिए 20 से ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट है एज पर IS 800 द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर डिजाइन ऑफ पर्लिन, पर्लिन का जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है कितना होता है, WL डिवाइड बाई 10, WL डिवाइड बाई 10 दैट इज C। नेक्स्ट है एज पर IS 875 फॉर द पर्पस ऑफ स्पेसिफिक बेसिक बिन वेलोसिटी, बिन वेलोसिटी को पर्पस के लिए द कंट्री हैज बिन डिवाइडेड, जो बिन वेलोसिटी के लिए कंट्री कितना में डिवाइड है, कंट्री हैज बिन डिवाइडेड इनटू, कंट्री कितने पार्ट में डिवाइड है, 6 जोन में डिवाइड है, 6 जोन में डिवाइड है। यही अगर अर्थ जोन पूछता तो पहले 5 था बट W1 और 2 को मर्ज कर दिया गया तो 4 बन गया। तो ये अर्थ की जोन अगर देखा जाए तो 4 हो जाएगा और बिंड जोन देखा जाए तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर बिंड के लिए पूछा था कि कितने जोन में डिवाइड है, तो 6 जोन में डिवाइड है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ सेस्मिक जोन इन विच द कंट्री हैज बीन डिवाइडेड, नंबर ऑफ सेस्मिक जोन पूछ रहा है। सेस्मिक जोन अभी हम लोग देखे थे अर्थ क्यूब के लिए, फिलहाल अभी इसमें 4th जोन में किया हुआ, 4th जोन में डिवाइड है क्योंकि 1 + 2 जो फर्स्ट जोन और सेकंड जोन था दोनों को एक में मर्ज कर दिया गया है 1 जोन में, तो एक कम गया, पहले 5 था बट अब 4 हो गया। बट यहाँ पे जो आंसर 4 ऑप्शन नहीं है, तो मेरा 5 है, इस तरह से बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिनिमम पिच प्रोवाइड टू रिविट स्टील, तो मिनिमम पिच है रिविट स्टील में, रिविटेड स्टील इन टैंक, बीम नहीं है दिया हुआ क्या, मिनिमम पिच ऑफ प्रोवाइडेड इन रिविटेड स्टील टैंक, टैंक्स में जो प्रोवाइड हो रहा है कितना हो रहा है, तो मिनिमम 3 टाइम्स होता है डायमीटर का, नॉमिनल डायमीटर का, जो डायमीटर है रिविट का उसके लिए। ये अगर प्लेट रहता, एक टैंक दिया हुआ है, टैंक में 3 होता है और प्लेट में कितना होता है 2.5 होता है, डी जो होता है नॉमिनल डायमीटर होता है या रिविट डायमीटर बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट है द अलाउबल टेंसाइल स्ट्रेस इन स्ट्रक्चर, द अलाउबल टेंसाइल स्ट्रेस पूछ रहा है स्ट्रक्चर का, किसमें, माइल्ड स्टील है पूरा स्टील टैंक, स्टील टैंक है। स्टील टैंक में सबसे पहले तो टेंसाइल है, तो टेंसाइल किस पे डिपेंड करता है, नेट एरिया पे, तो ग्रॉस एरिया कॉम्प्रेसिव होता है, तो दोनों कट गया, बचा 2। अब पूछ रहा है टेंसाइल अलाउबल कितना होता है टैंक के लिए, तो 105.5 मेगापास्कल नेट एरिया, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं स्टील टैंक आर मेनली डिजाइन फॉर, जो स्टील टैंक होता है किस पे डिजाइन किया जाता है, तो उसको वाटर प्रेशर पे डिजाइन किया जाता है। स्टील टैंक इज मेनली डिजाइन फॉर वाटर प्रेशर, तो स्टील टैंक इज मेनली डिजाइन फॉर वाटर प्रेशर, क्योंकि मैक्सिमम उस पर जो प्रेशर लगता है वाटर के वजह से लगता है। विच ऑफ द फ्लोइंग सेक्शन शुड प्रिफरली बी यूज्ड, विच ऑफ द फ्लोइंग सेक्शन शुड प्रिफरली बी यूज्ड इस वेयर टॉर्सन अकर, जब टॉर्सन अकर कर रहा है किसी तो उसमें कैसा सेक्शन हम लोग चूज करेंगे, जहाँ पे टॉर्सन यूज होता है, टॉर्सन लग रहा है तो वहाँ पे कैसा सेक्शन हम लोग यूज करेंगे, तो बॉक्स टाइप यूज करेंगे टॉर्सन पार्ट में। द कैपेसिटी ऑफ स्मॉलेस्ट प्रीएस, अच्छा क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द कैपेसिटी पूछ रहा है किसका, स्मॉलेस्ट प्रेस्ड स्टील टैंक, स्टील टैंक का जो कैपेसिटी होगा वो कितना होगा वो पूछ रहा है। मान लीजिए स्टील टैंक दिया हुआ है, स्टील टैंक दिया हुआ है, स्टील टैंक का पूछ रहा है इसका कैपेसिटी कितना होगा, स्टील टैंक का कैपेसिटी कितना होगा। इसका डायमेंशन जो होता है स्मॉलेस्ट का, स्मॉलेस्ट डायमेंशन कितना हो सकता है, तो 125 mm होता है, तो 1.125 मतलब 125 1.5 इसका जो होता है डायमेंशन मिनिमम जो होता है इसका 1.25 मिनिमम डायमेंशन होता है 1.25 होता है, तो 1.25 इंटू 1.25 ये मीटर में हो जाएगा। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल देख रहे हैं यहाँ से तो कितना आ रहा है मेरा 1950 आ रहा है,
1951.950 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको लीटर में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरा लीटर में आ जाएगा। इसका हमको याद रखना, जो स्मॉलेस्ट डायमेंशन जो होता है स्टील टैंक का स्मॉलेस्ट डायमेंशन जो होता है 1.25 होता है। दैट इज इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है द ब्रेसिंग बिटवीन टू कॉलम ऑफ ए स्टील टैंक विल बी डिजाइन टू रेसिस्ट। तो ब्रेसिंग होता है बिटवीन टू कॉलम ऑफ ए स्टील टैंक का पूछ रहा किस पे डिजाइन करते हैं। तो स्टील टैंक का जो डिजाइन होता है ब्रेसिंग के लिए किस पे होता है, सिर्फ हॉरिजेंटल शियर टू बिंड हॉरिजेंटल शियर ड्यू टू बिंड और अर्थक्वेक ओनली। नहीं, इस पे नहीं होता, एक कॉलम लोड भी इस पे एक्ट होगा। तो अगर जो ब्रेसिंग हो रहा है, ब्रेसिंग बिटवीन टू कॉलम स्टील टैंक विल बी डिजाइन टू हॉरिजेंटल शियर, ठीक है, हॉरिजेंटल शियर किसके द्वारा, बिंड के द्वारा या अर्थ के द्वारा, प्लस 2.5 टाइम्स ऑफ कॉलम लोड। तो कॉलम लोड का 2.5 टाइम्स और हॉरिजेंटल शियर जो होगा टोटल किसके वजह से, बिंड स्पीड के वजह से, बिंड और अर्थक्वेक की वजह से जो भी हो। तो बिंड या अर्थक्वेक की वजह से जो हॉरिजेंटल शियर आएगा वो प्लस में 2.5 टाइम्स ऑफ एक्सेल लोड, कॉलम लोड, उसके वजह से जो टोटल लोड आएगा उसी पे डिजाइन करते हैं किसका, ब्रेसिंग का, किसी में टू कॉलम में। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में इस पार्ट में इतना ही रहने देते हैं। इसमें हम लोग देखें 40 से लेकर के 80 तक के क्वेश्चन को हम लोग इसका आंसर देखे हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फिर से 80 से आगे का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसको छोटा छोटा पार्ट बना रहे हैं ताकि ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगे, स्मॉल पार्ट रहेगा, कम पार्ट में इसको